नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वासुदेव डिजिटल के हमारे खास कार्यक्रम सुनी अनसुनी में। सुनी अनसुनी के 11वें एपिसोड में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के दिग्गज नेता, जमीनी कार्यकर्ता सुधीर भारतीय जी। सुधीर भारतीय जी, स्वागत है आपका वासुदेव डिजिटल के हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद बालियान साहब, आपने मुझे अपने लोकप्रिय वासुदेव डिजिटल पर आने का मौका दिया, मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुधीर जी, कोई भी कार्यकर्ता, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कार्यकर्ता से नेता बनते हैं और शीर्ष स्थान को प्राप्त करते हैं। आपने जनपद मुजफ्फरनगर की राजनीति में जब कार्यकर्ता की बात होती है तो सुधीर भारतीय का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन आपका विवाद और सुधीर भारतीय साथ साथ क्यों चलते हैं? देखिए, जहाँ तक बात कार्यकर्ता की है तो चूंकि जब हमने राजनीति की शुरुआत करी थी, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट आपका समय लूँ। जी बिल्कुल। मैं कक्षा 11 में पढ़ता था भारतीय इंटर कॉलेज नगला मदौड़ जी। और मैंने वहाँ से थोड़ा मेरे अंदर ये हुआ कि भाई चलो छात्रों का एक संगठन बनाया जाए। फिर हमारी पार्टी बनी थी भारतीय किसान कामगार पार्टी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, बाबा जी ने उसका निर्माण करा था और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी बने थे जी। तो तब छात्र राजनीति में 1995-96 के दौरान मैं जुड़ा था। तो तब राजनीति जो शुरुआत, उस टाइम कार्यकर्ताओं का बड़ा दलों में मान सम्मान होता था जी। उस टाइम कार्यकर्ता को सर्वोपरि रखा जाता था दलों में जी। और वो भावना ऐसी उस वक्त से घर कर गई कि वो आज तक वो भावना ज्यों की तो बनी हुई है। जब भी किसी कार्यकर्ता के साथ कोई बात आती है या कोई मामला ऐसा बन के आता है तो मैं अपनी स्पष्ट राय रखने में यकीन रखता हूँ। और स्पष्ट राय रखने में तो देखो विवाद तो होंगे, अगर आप मन लगती बात किसी की कहेंगे तो कभी भी विवाद नहीं होगा। सुधीर जी, राजनीति जो वर्तमान राजनीति है वो शालीनता की राजनीति है, लेकिन आपके अंदर आक्रामकता है। तो आपके खून में इतना उबाल क्यों है? चाहे छोटूराम डिग्री कॉलेज की बात हो, डीएवी डिग्री कॉलेज की बात हो, आप छात्र भी नहीं हैं, उम्र आपकी छात्र से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आप छात्रों से भी आगे दिखाई पड़ते हैं। वो एक्चुअली क्या है कि छात्र राजनीति करे हुए जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर से तमाम उम्र वो एक छात्र नेता जो है वो कभी खत्म नहीं होता। और देश को जितने भी खाटी नेता दिए हैं वो छात्र राजनीति ने दिए। आपके पास हमारे सांसद बागपत डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हैं जी। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय राठी हैं। बहुत लोग छात्र राजनीति से राष्ट्रीय लोकदल में भी राजनीति कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और आपके लालू प्रसाद यादव जी और आपके क्या नाम अरुण जेटली जी थे, बहुत बड़े नेता थे, वो भी छात्र राजनीति से आए थे। शीला दीक्षित जी छात्र संघ से अध्यक्ष बन के आई थी। तो जो छात्र राजनीति करने वाले लोग होते हैं ना, उनमें जब भी कोई छात्रों पे, युवाओं पे कोई बात आती है तो चुप नहीं बैठा जाता। हाँ, ये बात जरूर है, बिल्कुल ये बात सही है कि कुछ एक मौक़ों पर मैं पीछे रह सकता था जी। मैं पीछे रह सकता था, ये बात मैं बिल्कुल आपके आज चैनल पर स्वीकार करता हूँ कि मैं पीछे रह के भी जो काम था उसे अंजाम देता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को पीछे रहने की आदत नहीं होती। बिल्कुल। वो जो होते हैं ना, वो पर्दे के पीछे से खेलने वाले, वो कभी नेचर में ही नहीं रहा। जो करना आमने सामने करना बाकी से और बिल्कुल साफ सुथरी बात करना। हाँ, ये बात जरूर है कि मामले बड़े बना दिए गए, क्योंकि आप जब राजनीति करते हो तो सब तो आपके मित्र नहीं होते, आपके वैचारिक विरोधी भी होते हैं, आपके हर तरह के विरोधी भी समाज में फैल ही जाते हैं। तो सुधीर भारतीय जी, निश्चित रूप से आपके वैचारिक विरोधी जनपद में कमी नहीं है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस प्रकार की आस्था आपकी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के प्रति आपकी है, तो वो भी एक उदाहरण जिले में दिया जाता है। खैर, मेरा अगला सवाल है आपके बारे में, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले। किस गाँव के आप रहने वाले हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, परिवार में आपके कौन कौन हैं? जी, मैं बताता हूँ आपको। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामपाल सिंह वर्मा मूलतः गांव सुक्करताल जनपद सहारनपुर के रहने वाले थे जी। और वो चूँकि वहाँ पे इंटीरियर में गांव था तो वहाँ पढ़ाई की कोई विशेष समुचित अवस्था न होने के कारण 10वीं क्लास में शामली किसान इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए आ गए थे जी। फिर उन्होंने उसके बाद वहीं से वेस्ट डिग्री से 1962 में 1962 में MSc मैथमेटिक्स की और उसके बाद बीएड की रोहतक से जी। तो वो फिर यहाँ भारतीय इंटर कॉलेज नगला मदौड़, जो अपने यहाँ काफ़ी बिल्कुल चर्चित है, आप तो मुजफ्फरनगर दंगों के कारण। हाँ जी। तो उस इंटर कॉलेज में वो आके लेक्चरर हुए मैथ्स के और वहाँ पे
जब वो आगे तो हम यहाँ हमारा पूरा परिवार, मेरे एक चाचा जी एडवोकेट रहे यहाँ, वो भी अब स्वर्गीय हो गए। एक चाचा जी हमारे जाट कॉलेज इंटर से पढ़ के, जाट डिग्री पढ़ के IIT दिल्ली एमटेक करके उसके बाद साइंटिस्ट हुए, वो भी एक्सपायर हो गए हालांकि। तो ये सब लोगों की एजुकेशन यहीं से हुई। फिर हमारे पूरे परिवार की एजुकेशन मुजफ्फरनगर के अलग अलग कॉलेजों से है। मेरी खुद की भारतीय इंटर कॉलेज से 12वीं तक की एजुकेशन है। उसके बाद मैंने DAV से BSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने DAV से ही LLB की जी। तो 2002 में जब हम छात्र राजनीति 1996 से शुरू करके 2002 तक राष्ट्रीय लोकदल की करते थे, तो 2002 में एक ऐसा दौर आया कि मुझे यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। जी। तत्कालीन मंत्री जी थी अनुराधा चौधरी जी, उनसे हमारे विचार मिल नहीं पाए, लेकिन चूंकि दल हमारी और ये चौधरी चरण सिंह और चौधरी निष्ठा सर्वोपरि वो निष्ठा सर्वोपरि थी, तो हमने यहाँ से दिल्ली शिफ्ट करके राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा का दिल्ली में निर्माण किया। जी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई लड़कों को हमने वहाँ चुनाव राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के बैनर पर लड़ाने का काम किया। इसी बीच मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो दिल्ली मेन कैंपस है, वहाँ से PG किया जी। फैशन डिजाइनिंग में, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये ऐसी बातें हैं शायद ही कोई जानता। हाँ, ये मेरा शायद वेस्टर्न यूपी से पहला मैं था, और कहूँ तो अपनी जाति का तो वहाँ मैं अकेला ही था, जाट तो वहाँ अकेला ही था। तो उससे करने के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया और मैं एक एक्सपोर्ट हाउस का असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर मैंने ज्वाइन किया। जी। मैंने जब मैं जॉब कर रहा था तो 2006 के आसपास, क्योंकि जिस व्यक्ति को एक बार पब्लिक में रहने की आदत लग जाए, निश्चित रूप से, तो वहाँ जाके भी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़ाते थे, सारा दिन इन्हीं कामों करते थे। जॉब तो ऐसी होती थी फिर। बिल्कुल सही बात। और फिर लगातार मुजफ्फरनगर में आना जाना, टच, क्योंकि फैमिली मेरी मुजफ्फरनगर ही रही हमेशा। आवास आपका शहर के अंदर ही जाट कॉलोनी में है जी। तो चूँकि आना जाना जन्म मेरा यहीं का है जी, तो उस आने जाने की वजह से वहाँ नौकरी को उस समय कम दिया जाने लगा। इसी बीच जाट आरक्षण की एक डिमांड उठी, और जाट आरक्षण की डिमांड में चौधरी युद्धवीर सिंह जो अखिल भारतीय जाट महासभा चलाते हैं, बिल्कुल, और महासचिव है, महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दारा सिंह जी। हमने एक उसमें आंदोलन की शुरुआत करी तालकटोरा स्टेडियम से, और फिर हमने जाट आरक्षण संघर्ष समिति बनाई। आप नाम से परिचित होंगे, यशपाल मलिक जी, बिल्कुल, खरड़ वाले। उनके साथ 4-5 लोग जो फाउंडर मेंबर थे जाट आरक्षण, तो आप भी उसमें थे? उसमें मैं युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। बहुत बड़ी जानकारी वासुदेव डिजिटल के माध्यम से हमारे दर्शकों को मिल रही है। जी। सुधीर भारतीय जी के ऐसे अनसुने किस्से, पहलू जो शायद आम पब्लिक में अभी तक सामने नहीं आए थे। अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति, जाट आरक्षण संघर्ष जो पहली बार 2000 संस्थापक सदस्य रहे। हाँ, 5 लोगों ने की थी, जिसमें HP परिहार जी, पुष्पेंद्र जी और शिवेंद्र तोमर जी और मैं और यशपाल मलिक जी, बाबू अमन सिंह, ये 5-6 लोग थे जिन्होंने उसकी शुरुआत की थी। किस साल की थी ये बात? होंगी 2007 की। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने रिजाइन कर दिया वहाँ से, नौकरी से। अच्छा, नौकरी से, क्योंकि मुझे लगा कि समाज के लिए अगर कुछ करना है, क्योंकि मेरे दिल में इच्छा चुनाव की तो एकमात्र छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव की थी, लेकिन जब छात्र संघ अध्यक्ष 2002 तक हमने लगातार प्रतिवर्ष यहाँ पर आंदोलन किए, लेकिन कभी चुनाव हो नहीं पाया। ये देखे मेरा नसीब, जैसे मैं दिल्ली गया यहाँ चुनाव हो गया। तो मुझे लगा कि मेरे नसीब में नहीं ऐसा है चुनाव लड़ना, इसलिए प्रकृति चाहती नहीं। तो मैंने कहा मैं आंदोलन ही करेंगे जाट आरक्षण का। ये आरक्षण अगर बच्चों को मिल गया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने 1949 में डिमांड की थी कि ग्रामीण जो भारत है उसमें रहने वाले सभी जातियों के बच्चों को 50% सरकारी नौकरी में आरक्षण में। ग्रामीण भारत उसमें जाति की कोई बाध्यता नहीं। महान सोच, महान व्यक्तित्व की थी। तो चौधरी अजीत सिंह जी ने भी 1990 में ये लागू हुआ मंडल आयोग, जो चौधरी साहब के द्वारा गठित किया गया था। धनिकलाल मंडल जी एक सदस्य आयोग था। तो उसकी रिपोर्ट जब आई 1980 में, इंदिरा गांधी जी ने दबा ली वो। 1989 में आपको पता होगा VP सिंह जी ने वो लागू कर दी। जनता पार्टी की सरकार में चौधरी चरण सिंह जी ने ही ये मंडल आयोग का गठन किया था। एक और जानकारी आपके साथ। तो उस मंडल आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि ये जो बैकवर्ड कास्ट है, इन्हें भी SC/ST की तरह, जो 1952 में 53 में काका कालेलकर की सिफारिशों पे आपको SC/ST आरक्षण मिलता है, जो हर 10 साल मिलता है, 10 साल बाद फिर बढ़ता है जी। तो ऐसे ही OBC को भी मिलना चाहिए। तो वो मंडल आयोग की रिपोर्टें राजा VP सिंह ने लागू की। बिल्कुल, उस पर काफी विवाद आप लोगों की जानकारी देश में हुआ। उसमें कुछ जातियां ऐसी थी जिनके सिरमौर ये चाहते थे कि वो
ना शामिल हो ओबीसी में, बिल्कुल, लेकिन उन्हें लाभ की जानकारी नहीं थी। लेकिन क्योंकि चौधरी अजीत सिंह बाहर रह के आए थे और पढ़े लिखे लोग एक नेता थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाट, सैनी, जाट, सैनी, रोड, गुज्जर और त्यागी, इन जातियों को, 5 जातियों को डिमांड लेकर उन्होंने 140 सांसदों के साइन करा के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह को सौंपा भी था जी, कि भाई एक प्रत्यावेदन कि भाई इन जातियों को भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन वो सरकार गिर गई तभी जी, और चंद्रशेखर जी आगे, देवीलाल जी खुद विरोधी थे जाट आरक्षण के जी, जाट होकर भी वो कहते थे आर्थिक आधार पर कर दो, जबकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आर्थिक आधार पर आरक्षण के कोई मायने नहीं होते। बिल्कुल, आर्थिक आधार पर तो आय प्रमाण पत्र कोई भी बनवा सकता है, निश्चित रूप से। तो खैर उस आरक्षण से हमारा दिली लगाव था, हम जुड़े, हमने सोचा बच्चों का ये आगे भविष्य बन जाएगा। बिल्कुल, तो हमने उसमें जाट आरक्षण में आंदोलन किया। मेरठ में एक बहुत बड़ी रैली करी जी, जिसमें परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी भी थे, किरणपाल सिंह जी जो तो अब दुनिया में नहीं है, सपा हुई थी रैली, बहुत बड़ी रैली हुई थी। उस टाइम में जाट आरक्षण संघर्ष समिति का युवा का प्रदेश अध्यक्ष था और उसके प्रदेश अध्यक्ष थे यशपाल मलिक जी। फिर हम उस आंदोलन को लेकर हरियाणा गए, लेकिन इसी बीच थोड़े वैचारिक मतभेद हो गए, क्योंकि 2009 में जो चुनाव हुआ उसमें कुछ बातें ऐसी आई, क्योंकि मेरी राजनीतिक निष्ठा हमेशा राष्ट्रीय लोकदल में ही रही, तो उनके अपने रीजन होंगे, जो बाकी लोग थे वो कहते थे कि ये है वो है, तो हमारी उनकी राहें अलग अलग होगी। हमने कहा हम सामाजिक नेतृत्व तो चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करने की कीमत पे नहीं चाहते। बिल्कुल सही बात। तो हमने कहा भाई राजनीतिक नेतृत्व को आप टारगेट क्यों करते हो, आप सामाजिक नेतृत्व पैदा करो, लेकिन मांगना तो उन्हीं से पड़ेगा जिनके हाथ में राजनीतिक नेतृत्व है। बिल्कुल सही बात। तो हमने उनसे मांगा और खैर वो 2014 में आप जानते ही हैं वो आरक्षण चुनाव की पूर्व संध्या पे मिला, उसका सरकारी गजट लागू हुआ। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी 4 दिन पहले एक लड़के की शादी हुई है, शाहजुड्डी गांव है, संजीव जी का लड़का है, आप जानकारी कीजिए। सबसे पहले सेंट्रल में IIT दिल्ली में उसका एडमिशन हुआ था, उसका OBC का सर्टिफिकेट हमने ही यहाँ से बनवाया था। और मेरे एक मित्र हैं शिवेंद्र पवार जी, वो भी पोस्ट ऑफिस में उसी आरक्षण की वजह से बहुत लोगों को उस दौरान नौकरी भी मिली, लेकिन बहुत लोगों की जब वो 4 मार्च 2015 में खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, तब बहुत लोगों को जो प्रोसेस में थे, जिनका इंटरव्यू बाकी था या जिनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, बेसिकली प्रोसेस पूरा हो चुका था, उन्हें वापसी आना पड़ा। बहुत दुर्भाग्य ये हुआ कि भाई जाट आरक्षण जब मिला, तो ये दुर्भाग्य की बात है, हमारी बिरादरी उस टाइम दूसरी भावनाओं में थी। तो उसके बाद अपना ये लगी रहे लगातार 2009 से, फिर अपना राष्ट्रीय लोकदल में दोबारा एक कार्यकर्ता के तौर पे। बिल्कुल, और सभी और आपकी दया से काफी मुकदमे विपक्ष में मिले हैं। किसी पहचान का आप मोहताज नहीं है। तो घर परिवार में कौन कौन है? हाँ जी, घर परिवार में अब मेरे स्वर्गीय पिताजी तो एक्सपायर हो चुके जी, मेरी माताजी हैं, मेरी धर्मपत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे ने मेरे 12th किए इस बार, बहुत बधाई। और बेटी मेरी 9th में आई है जी। तो 2 बच्चे हैं। सुधीर जी, एक कार्यकर्ता के लिए अपनी पार्टी का पक्ष रखना उसकी पहली प्राथमिकता होती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपने 2014 से 2024 तक लगभग 1 दशक तक संघर्ष किया, उसके खिलाफ लिखा, हमला किया, लड़ाई लड़ी। अचानक से गठबंधन हो जाता है, तो वो गियर फिर किस तरीके से कार्यकर्ता को चेंज करना पड़ता है, और क्या आपको महसूस हुआ, कितनी सहजता से आपने उस चीज को स्वीकार किया? नहीं, सहजता तो देखो, मैं आपके सामने मैं कोई पॉलिटिकल बहुत भारी कूटनीतिक और पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं ये कह दूं कि मैंने सहजता से बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया। कुछ चीज़ों पे हमारे रिजर्वेशन थे, कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पे गंभीर मतभेद थे। लेकिन चूंकि राजनीति में होता क्या है कि अगर कलम आपके हाथ में है, तभी आप अपने लोगों का, अपने वर्गों का, बिल्कुल अपने वोटर का भला कर सकते हैं। और लंबे समय तक राष्ट्रीय लोकदल सत्ता से 2007 में हम प्रदेश की सरकार में से बाहर निकल गए थे जी, और 2007 के बाद हम प्रदेश की सरकार में आए 2024 में। बिल्कुल, आप मोटा ये लगा लीजिएगा 18 साल। बिल्कुल, राम जी के वनवास से भी ज्यादा समय हो गया। अब मैं किसी दूसरे दल का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक दल पूर्ण 5 साल की सरकार चलाने के बाद 2012 से लगातार विपक्ष में, आप देख रहे हैं उनकी आबादी 22% है मूल वोटर की जी, और हमारा बेस वोटर तो 2% है।
बिल्कुल सही बात। तो देखो, राजनीति की सच्चाई भी हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि हम अपने लोगों को कब तक मुकदमे और कब तक लटवाते हैं। लेकिन कठिनाई तो बहुत हुई होगी। कठिनाई तो होती है, निर्णय स्वीकार कुछ करना है। कुछ कुछ, लेकिन हमें विश्वास है अपने नेता पे कि उन्होंने अगर निर्णय लिया है तो कुछ ना कुछ हमारे वर्गों का भला होगा, जो दिख भी रहा है धीरे धीरे। क्योंकि आपकी आक्रामकता, आपके तर्क और आपकी लेखनी को सत्ता पक्ष ज्यादा पड़ता था, उनमें भी था हाँ जी, उस समय। खैर, अगला सवाल, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में है, उससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में था, तो किस पार्टी के साथ गठबंधन में सहजता आपको महसूस हुई व्यक्तिगत तौर पर? मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं थोड़ा एक बात आपको बताऊं, जी। व्यक्तिगत तौर पे मैं विद्रोही स्वभाव का हूं। बिल्कुल है। तो विपक्ष में है तो चाहे मेरा गठबंधन बीजेपी से हो और चाहे मेरा समाजवादी से हो, जी। तो मेरे स्वभाव के अनुसार मुझे विपक्ष अच्छा लगता है। लेकिन आक्रामकता, हाँ, लेकिन ये बीटर सत्ता ट्रूथ के है, खिलाफ संघर्ष। हाँ, सत्ता के खिलाफ संघर्ष। लेकिन ये एक बीटर ट्रूथ है कि जब भी चौधरी चरण सिंह जी ने कोई भी कानून बनाया तो वो सत्ता की कलम से ही बनाया। बिल्कुल। और चौधरी अजीत सिंह जी ने भी 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे, जो भी किया अपनी कलम से तभी किया। उद्योग, कितनी शानदार उद्योग नीति उन्होंने बनाई थी। उनकी उद्योग नीति के बारे में तो मैं किसी दिन आपसे फुर्सत में बैठ कर बात करूंगा। उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे आज आर्थिक उदारीकरण से लोग जो ये कहते हैं ना कि भाई कई घंटे का शो उस पर हो सकता है। हाँ, कई घंटे का शो हो सकता है। चौधरी अजीत सिंह जी के कार्य बहुत लोगों के सामने नहीं आ पाए। ये दुर्भाग्य सुधीर जी, अजीत सिंह जी का रहा है कि जितना उन्होंने काम किया है, हाँ, वो जनता एक परसेप्शन, एक नैरेटिव वो बन नहीं पाया। उसका कारण एक है, मैं बताता हूँ आपको। कारण क्या है कि 1990 से पहले, 1990 से पहले हम लोग नेतृत्वकर्ता लोग थे जी, और जो देश का नेतृत्व करते थे। अब मंडल आयोग लागू होने के बाद ना तो हमें अगड़ों में तो हम पिछड़े हो गए जी, क्योंकि हमसे वो बहुत बड़ी जातियां हैं, मतलब साधन संपन्न। बड़ी तो मेरा मतलब है उनके हाथ में देश की नौकरशाही है। और पिछड़ों में ये मान लिया पिछड़ों ने कि ये हमसे अगड़ों में है। बिल्कुल। तो हम न इधर रहे ना उधर रहे। अगर हम तभी ओबीसी में शामिल हो गए होते। एक अलगाव बिरादरी का भी हुआ है और पार्टी का भी। उसका रीजन ये है कि पिछले 10 सालों में बिरादरी ने आंदोलन बहुत किए जी, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो आपका सत्ता के खिलाफ, हवा के खिलाफ, चाहे वो जाट आरक्षण आंदोलन हो। तो उन आंदोलनों की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जाति की ये इमेज बन गई कि ये लड़ाकू लोग हैं। किसान आंदोलन हो, लेकिन वो अपने लोगों के लिए जब संसद में आदमी ना हो तो सड़क पे लड़ना पड़ता है, क्या करें। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है सुधीर जी, इसी आक्रामकता के कारण राष्ट्रीय लोकदल से जो बेस वोटर जाट समाज है, दूसरे समाज क्यों नहीं जुड़ पाते हैं? और मेरा तो मानना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की आक्रामकता के कारण, जो देहात का कार्यकर्ता है विशेषतः ज़्यादा आक्रामक रहता है, तो कहीं ना कहीं दूसरी जातियों के लोगों को जोड़ने में हम असफल रहे हैं, या हमारे स्वभाव में वो कमी है कि वो लोग हमसे जुड़ पाए। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं, ये बात आज से 10 साल पहले तक तो ठीक थी। 90 से और 10 साल पहले तक के बीच के कार्यकाल में तो ये बात सच थी कि हमारा कार्यकर्ता गांव स्तर पे भी आक्रामक था और गांव में सामाजिक ताने बाने कुछ इस तरीके के थे कि वो उनमें बदलाव हो रहा था और वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन देखिए अभी क्या है, जहां तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है, एक मंत्री पद मिला, दलित को दिया। बिल्कुल। चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसान ट्रस्ट बनाया, उसका चेयरमैन, आज तक किसी व्यक्ति ने अपने परिवार से बाहर, अगर कोई ट्रस्ट बनाया है, अपने परिवार से बाहर का चेयरमैन नहीं बनाया। ये इसी परिवार की देन है कि उन्होंने डॉक्टर यशवीर सिंह गुर्जर को उसका चेयरमैन बनाया। नहीं, मैं कह रहा हूँ जी, मेरी 1 मिनट की। अब जी, आप कहिए। 2 सांसद हैं हमारे, एक चंदन चौहान जी गुर्जर हैं, दूसरे राजकुमार सांगवान। बिल्कुल। विधायकों में भी हमारे मदन भैया जी गुर्जर हैं। तो मतलब केसी त्यागी जी हमारे एक सर्वोच्च नेता भी पार्टी में शामिल हुए, वरना संगठन भी हमारे यहाँ त्रिलोक त्यागी जी के हाथ में है। बिल्कुल। दलित को हमने कैबिनेट मंत्री बनाया है। बिल्कुल। अब पार्टी नेतृत्व तो प्रयास करता है रात दिन कि किसी भी प्रकार मतलब दूसरे समाज हमसे जुड़े। और ये भी सच है कि जैन जी का या चौधरी अजीत सिंह जी का कोई भी आज तक समाज में तोड़फोड़ करने वाला बयान आपने सुना नहीं? कोई एक बयान, कोई एक क्रियाकलाप, लेकिन सिंगल वन। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो टोटल कार्यकर्ताओं की भी गलती निकालना तो वो भी गलत है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी कि दूसरे समाज हमारे साथ नहीं जुड़ पाते। उसका एक रीजन जो मेरी समझ में आता है, बराबर का राज्य है हरियाणा। बिल्कुल। हरियाणा में क्या है कि हमारी तादाद बहुमत की रही, वहाँ हमारे मुख्यमंत्री रहे हमारी जाति के जी। तो
वहाँ की जो स्वभाव है और जो सोशल मीडिया चला है, इसमें उनकी बातों को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, जाट बन जाते हैं ना, वो चीज़ यहाँ नहीं चल पाती। बिल्कुल, यहाँ हमें समन्वय करके ही कुछ मिल सकता है। अगर आप यहाँ सोचे कि दूसरे हमें नेतृत्व भी दें और हम उन्हें गाली भी दें, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, एक साथ नहीं चल सकती। बिल्कुल, आपको अपने साथ जोड़ के चलना पड़ेगा। ये सच्चाई तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि आप यहाँ 2% है। अगर आपको दूसरे लोग नहीं साथ आपके जुड़ेंगे तो आपको कौन नेतृत्व दे देगा? सुधीर जी, राष्ट्रीय नेतृत्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जी। हालांकि वो क्रेडिट भी राष्ट्रीय नेतृत्व को नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। जो सामाजिक ताना बाना, भाईचारा का गुलदस्ता उन्होंने शानदार बनाया है। उसमें अल्पसंख्यकों को भी मैं जोड़ देना चाहता हूँ। एक अपनत्व अल्पसंख्यकों को भी दिया है, अन्य बिरादरियों को दिया है। हालांकि देश की जनता ने उनके साथ न्याय नहीं किया कि उन्हें उस तरह का श्रेय नहीं मिला, लेकिन लोकल स्तर पर जो रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं, मैं फिर उसी बात को कह रहा हूँ, उनकी आक्रामकता के कारण कहीं ना कहीं चीजें डिस्टर्ब होती हैं। वो देखो, चौधरी चरण सिंह जी के टाइम पे ना एक प्रशिक्षण शिविर लगते थे पार्टी के जी, और हम कहीं ना कहीं अपने लोगों को प्रशिक्षित करते थे कि हमें किन मुद्दों पर क्या बात रखनी है जी, देश की सरकारें क्या कर रही हैं, चाहे आप अगर हम सत्ता में हैं तो आपके लिए क्या कर रही हैं जी, और अगर हम विपक्ष में हैं तो वो समझाते थे कि हमारे लिए क्या नहीं कर रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रशिक्षणों की कहीं ना कहीं हमारे समाज को आवश्यकता है जी, समाज को भी है और पार्टी के वर्कर को भी, कार्यकर्ताओं को भी है। क्योंकि देखिए, जब कोई समझाएगा नहीं तो अपनी उसी लाइन पे चल रहे हैं जो चलती आई है सदियों से। बिल्कुल, ठीक है ना? सुधीर जी, अगला मेरा सवाल है, 2022 के विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम समाज ने झोली भरकर आपको वोट किया। बिल्कुल। अभी मुस्लिम समाज के सामने जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है तो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। आपका क्या मानना है? क्या मुस्लिम मतों का उसी तरीके से एक पक्ष आपके पक्ष में झुकाव रहेगा या फिर कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा? देखिए, जहाँ तक किसी जाति की बात होती है, अगर 80% एक तरफ जाती है कोई भी समुदाय, तो उसे ये मान लिया जाता है कि वो टोटल उसी के साथ है जी, बहुमत किधर जाता है। निश्चित रूप से ये बात तो बिल्कुल सही है कि 80% 70% वो अभी तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड, आगे का नहीं हम कुछ कह सकते, भविष्यवेत्ता नहीं है बिल्कुल, लेकिन अभी तक 70-80% मुस्लिमों का जो झुकाव रहा है वो समाजवादी की तरफ रहा है और हमारा भी गठबंधन समाजवादी के साथ था, तो नो डाउट हमें 100% वोट मिला है। और मुस्लिम जहाँ तक हैं, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी राष्ट्रीय लोकदल के नेता के यहाँ जाते हुए मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को आज भी ये एहसास नहीं है कि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपकी एंट्री नहीं है। नहीं, ये सच है। कड़ी नवाबाद में काफी देखने को मिलते हैं मुस्लिम। आपके पास का ही गाँव है विधायक राजपाल बालियान जी का, वहाँ आप देखते ही हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनके यहाँ भी, या हमारे क्या नाम जो है सांसद है चंदन चौहान, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ सब जाते हैं, सब जातियों के लोग जाते हैं, सबका काम होता है, बराबर के नजरिए से सब देखते हैं। नहीं, आपकी तरफ से दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुस्लिम समाज की है, वो परसेप्शन समाजवादी पार्टी या आजाद समाज पार्टी या ओवैसी में जो भी उनका डिवीजन होगा, लेकिन उनके बीच भी कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि हमारा गठबंधन जो हुआ है वो कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स पे हुआ है, कुछ मुद्दों पे हमारे आज भी मतभेद हैं। ठीक है, हमारे नेता ने समय समय पे उस पर भी मतभेद जाहिर भी किए हैं जी। तो मुस्लिम समाज को ये विश्वास रखना पड़ेगा कि जयंत चौधरी उनकी बात को कभी ऐसा नहीं है कि नहीं उठाएंगे, अनसुना कर देंगे। जयंत चौधरी मतलब अभी दुकानों पर नाम लिखने वाला मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, नमाज पढ़ने वाला हो, उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है। वो एक सेकुलर लीडर है और सेकुलर का मतलब लोगों ने समाज में सेकुलर बहुत शब्द ऐसा इस्तेमाल कर लिया है कि जो मतलब एक कम्युनिटी को गाली देंगे और दूसरे को प्रेज करेंगे। ऐसा नहीं है। सेकुलर का मतलब होता है सही बात को सही और गलत को गलत कहना, चाहे वो हिंदू की है, चाहे वो मुस्लिम की है, चाहे वो जाट की भी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक जाट सीओ थे और गुजर का लड़का इस चिरचिटा गांव में एनकाउंटर में हो गया था। जयंत चौधरी 3 बार वहाँ पे धरने में गए जी, उस मुद्दे को उठाया, पूरे जोर शोर से उठाया। तो उनकी नज़र में ये नहीं है अपराधी है तो वो किसी भी जाति का हो और अगर पीड़ित है तो वो किसी भी जाति का हो।
सुधीर जी, तमाम खूबियों के बाद जयंत चौधरी जी में तमाम खूबियां हैं। उन्होंने अपनी सोच को व्यापक किया है, राष्ट्रीय विषयों पर उनका ज़्यादा ध्यान केंद्रित है। लेकिन एक शिकायत कहीं ना कहीं आती रहती है कि कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ कहीं ना कहीं संवाद में कमी है, तो वो संवाद बनाकर नहीं रख रहे हैं। और आपसे भी मैं पूछता हूँ, आपके नेता हैं, क्या आपसे कभी बात हो जाती है फ़ोन पर? देखिए, संवाद की जहाँ तक बात है, 2014 के बाद से और 2024 तक जी, जयंत चौधरी सड़कों पे ही रहे। बिल्कुल। पंचायतें की, आंदोलन किए, धरने दिए, क्योंकि उस वक्त हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था। जी, व्यक्ति किसी भी दल को चलाता है तो इसलिए चलाता है कि मेरे प्रतिनिधि जो जिस लेवल का है, प्रधान लेवल पे, जिला पंचायत लेवल पे, और विधायक लेवल पे, मंत्री लेवल पे, जी, मेरे लोगों का ध्यान रखेगा। बिल्कुल। ठीक है ना। अब चूंकि उन्हें पे एक मंत्रालय का भी जिम्मेदारी है, जी, तो जब मंत्रालय की जिम्मेदारी है, चूंकि पहली बार वो मंत्री बने हैं, जी, और मंत्रालय आप भी जानते हैं कि मंत्रालय ऐसा है कि वो कृषि मंत्रालय या सड़क परिवहन की तरह ऐसा मंत्रालय नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एक व्यापक दायरा हो। हाँ, पैटर्न पे चलने वाला हो। उसका पैटर्न तो वही सेट करेंगे जो मतलब उसके जिम्मेदार होंगे। तो जिम्मेदार उसमें स्वतंत्र प्रभार उनके पास है, तो उन्हें ही वो संभालना है। और उसमें आपने शायद, आपको तो जानकारी होगी, उनमें उन्होंने पहले मतलब ये सुधार किया कि जो ट्रेनिंग पार्टनर थे उसमें काम ले आते थे, कागजों पे काम चलता था और उसमें काम होता नहीं था। व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार भी जो उजागर भी नहीं हुआ है। ठीक है जी, अंदर खाने ये सही है। हाँ, तो उन्होंने जो है उसमें इतना सुधार के लिए अब उन्हें टाइम तो देना पड़ेगा उसमें। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जो अधिकारी हैं उनसे, जो उनके एमडी हैं या जो भी होते होंगे वहाँ पे, जनप्रतिनिधि के अलावा वो मंत्री भी हैं, तो मंत्री की एक, हमें इतना तो उन्हें लिवरेज देना पड़ेगा कि भाई आप साल 2 साल इस मंत्रालय को समझ लो। बिल्कुल। समझ के, चूंकि चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह जी की वो परंपरा है जिसमें ईमानदारी भी है और कठोर निर्णय भी है। मतलब प्रशासनिक ऐसे निर्णय, 27,000 पटवारी एक दिन में सस्पेंड कर देना, और किंग फिशर वाली जो विजय माल्या वाली कंपनी है उस पर चौधरी अजीत सिंह जी का जो निर्णय था बेल आउट पैकेज देने से इनकार कर देना, और ऐसे ही अब 440 ITI को ब्लैक लिस्टेड कर देना जयंत चौधरी द्वारा। ये दिखाता है कि वही परंपरा है जिसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो परंपरा उनकी बनी रहेगी, तो दल भी जिंदा रहेगा, कार्यकर्ता भी जिंदा रहेगा। संवाद तो 10 साल हमने संवाद ही किया, उनसे और कुछ किया ही नहीं। तो संवाद की इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोकल जनप्रतिनिधियों की, जिलाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, और खासकर जनपद मुजफ्फरनगर में हम बैठे 4 विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद चंदन चौहान है। अगर जनता को ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे और जनता वहीं जाएगी जयंत चौधरी जी से ही मिलने, तो ये तो इन लोगों के लिए सोचने का विषय है। सही बात है। सुधीर जी, अगला सवाल है, मुजफ्फरनगर जनपद में 6 विधानसभा की सीटें हैं, तो आपके अनुसार किन किन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल की दावेदारी बनती है? दावेदारी तो देखिए, हम तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग करेंगे कि हमें तो जितनी ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाएंगी। 4 तो हमारे MLA हैं ही जी, तो 4 सीटों पर दावेदारी। हाँ, नहीं, दावेदारी तो 5 पे है, चलो शहर सीट छोड़ दो। तो लेकिन ये ऐसा नहीं होता, राष्ट्रीय नेतृत्व जिस पे तय करेगा। हमारे लिए भाजपा का सिंबल हो या नलके का सिंबल हो, जी, जब गठबंधन करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। विपक्ष निभाया तो वो पूरी ईमानदारी से, सत्ता का साझा निभाएंगे तो ये भी पूरी ईमानदारी से, विश्वास रखिए आप। अंतरजातीय विवाह पर आपका क्या मत है? देखिए, अंतरजातीय विवाह जहाँ तक है किसी का भी एक निजी फैसला है जी। वो आप विवाह 5,000 आदमी बुला के करते हैं या आप 5 आदमी बुला के करते हैं, किस जाति में करते हैं, और ये आपका बिल्कुल नितांत निजी फैसला है जी। और ये ना तो कोई थोप सकता। अभी पीछे हमारी खाप पंचायतों ने भी कहा था कि भाई अंतरजातीय विवाह मान्य हो जाने चाहिए। ठीक है, उन्होंने समाज का जो बदलाव देख के उन्होंने अपना मत रखा। खाप पंचायतों से ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मैं लोग गाँव में ही रहते हैं, सब जो खाप चौधरी हैं गाँव के हालात देख रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं इसे सिरे से खारिज कर दूं कि वो चीज़ होगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं। अंतरजातीय विवाह होते आए और अब और बढ़ रहे हैं जी। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई ये बात थोप दी जाएगी आप पे, नहीं, ये थोपी नहीं जा सकती। आपसी समझ की बात, ये आपसी समझ की बात है बिल्कुल। और जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ मेरी व्यक्तिगत सोच लोगे, तो मैं अंतरजातीय विवाह वहाँ तक का तो मान्य करता हूँ जहाँ बच्चों का मेंटल लेवल मैच करता हो जी। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उनका प्रोफेशन मैच कर रहा, मेंटल लेवल मैच कर रहा, वो दोनों अपनी मर्जी से कर रहे, आपसी समझ से। लेकिन आप समाज में ही ये
मान्य करते हैं कि आप अंतर्जातीय नहीं, ये कोई भी समाज नहीं। एक और सवाल सुधीर जी है, भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल, जब जब राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में आता है तो भारतीय किसान यूनियन के साथ संबंधों में मधुरता कम हो जाती है, नहीं, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, वो एक एरा, अभी जैन जी स्टेडियम का निरीक्षण करने आए थे साटू में और टिकैत परिवार को उसमें आमंत्रण नहीं मिला। राज्यपाल जी के यहाँ पर भोज था, उसमें टिकैत परिवार को आमंत्रित नहीं किया गया, बिल्कुल पड़ोस में है। और थोड़ा बहुत ये चर्चा क्षेत्र में आई कि बुला लेना चाहिए था, और क्यों नहीं बुलाया गया मैं नहीं जानता। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि दोनों परिवारों में कुछ तनाव चल रहा है। नहीं, तनाव कुछ नहीं है, वो अपने अपने पार्ट पे दोनों लोग सही हैं जी। हो सकता है किसी, आप साउटू वाले कार्यक्रम की जो बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी पदाधिकारी की या किसी की कोई कार्यक्रम की रणनीति में कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच रहेगी हो, वरना चौधरी साहब अगर वहाँ आते, नरेश टिकैत जी, तो राष्ट्रीय लोकदल के एक कार्यकर्ता के तौर पर मुझे तो बहुत खुशी होती जी। ठीक है जी। और जहाँ तक बात चौधरी साहब की है, वो हमारे खाप मुखिया हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक बड़े के नाते कोई भी बात कहते हैं तो हम तो उसे सिरोधार्य करते हैं जी। और जहाँ तक बात चौधरी साहब की है, चौधरी जैन जी की, वो भी कभी उनकी बात का मुझे तो नहीं लगता कि वो दिल में रखते हैं। ठीक है, ये बातें तो चलती हैं, हम सत्ता में हैं जी। और सत्ता वालों को संजीदगी भी रखनी चाहिए और सहनशीलता भी रखनी चाहिए। निश्चित रूप से। आज वे एक किसानों का संगठन, बड़ा संगठन चलाते हैं टिकैत परिवार, और अगर वे किसानों की कोई मुद्दा उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जगह मुद्दे पे, हो सकता है वो उस मुद्दे पे 19-20 बात कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल थोड़ा हमें सत्ता में रहते हुए ये लगता हो कि नहीं जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। लंबा समय हो गया भारतीय किसान यूनियन को किसानों की लड़ाई लड़ते हुए जी। और वो अराजनीतिक संगठन है। अगर वो कोई मांग उठाते हैं तो सत्ता को संजीदगी से उस पर विचार करना चाहिए और उसे विचार करके और बातचीत करके उस पर लागू भी करना चाहिए। अगर उनकी कोई डिमांड है, वो गन्ने की डिमांड कर रहे तो वो हमारे ही तो काम आएगा। गन्ने का भुगतान मांग रहे हों या बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हों या मैं क्या नाम गन्ने के रेट की बात कर रहे हो, बात तो सब हमारी ही तो कर रहे हैं। जो वोटर चौधरी साहब के हैं उन्हीं की तो बात कर रहे हैं। सुधीर जी, चौधरी अजीत सिंह जी का कोरोना में दुखद निधन हो गया था, उसके बाद उनका 13वीं संस्कार छपरौली में हुआ। मंच पर इतनी भयंकर अव्यवस्था थी, जहां आप भारतीय जनता पार्टी के मंचों को देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी के मंचों को देखते हैं तो एक अनुशासन दिखाई देता है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के मंचों पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है, जिस तरीके से वीडियो फुटेज में मैं देख रहा था कि चौधरी साहब जैन जी को भी इस तरीके से कार्यकर्ता पीछे से कर रहे थे कि वो गिरने की स्थिति में थे आगे, तो इस पर कोई नियंत्रण पार्टी को लगाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है और आपको सुझाव है। और मैं आपसे आशा करता हूं कि इस सुझाव को आप आगे तक भी लेकर जाएं। नहीं, मैं बालियान साहब जहाँ तक आपको बताता हूँ, मंचमाला माइक से तो मैं तो हमेशा दूर रहा अपने जीवन में। आप कभी दिखाई नहीं। 1996 से आज 2026 हो गया, 30 साल हो गए सार्वजनिक जीवन में। और सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी मंच, माला, माइक, फोटो फ्रेम, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, मैं तो इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। अगर मैं इस पर कोई अपनी टिप्पणी करूँगा, जो लोग मंचों पे चढ़ते हैं उन पर टिप्पणी करूँगा तो हो सकता है उन्हें बुरी लग जाए। लेकिन आज समय ऐसा हो गया कि लोग भी जो है ना, जो गांव में बैठा आदमी है, वो भी नेता का पैमाना और जनसेवा से छोड़ के और समाज हित में किए हुए कार्य से हट के सिर्फ व्हाट्सएप पे उसके रील और उसके फ़ोटो, शादी विवाह, जीने मरने के फ़ोटो और राजनीतिक आदमी का यही काम रह गया बस अब बेचारे का, कि उसे नीतियाँ, समाज का क्या दिक्कत चल रही, किसान को क्या दिक्कत, मजदूर को क्या दिक्कत, इस पे विचार करने का टाइम नहीं है। सोशल मीडिया पर फोटो आना चाहिए बस आपको। जो बड़े पदाधिकारी हैं संगठन से जुड़े हुए, वो पार्टी की नीतियों को नहीं रखते, पार्टी का बचाव नहीं करते, केवल कुछ तयशुदा फोटो प्रतिदिन वो डाल देते हैं और इतिश्री कर लेते हैं। देखिए मुद्दा कोई भी हो, चौधरी साहब के बोलने से पहले पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए। मैंने वही तो संवाद वाली बात कही। बिल्कुल। अगर इतने विधायक, मंत्री, सांसद होते हुए भी अगर हर मुद्दे पे चौधरी साहब को बात कर रखनी पड़ेगी, किसी भी मुद्दे पे चौधरी साहब को बोलना पड़ेगा, तो ये उन लोगों के लिए सोचने विषय है। सभी सीटों पर उन्हीं विधायकों को आप चाहते हैं या परिवर्तन भी किसी सीट पर आपकी इच्छा है? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरे लिए तो नल का निशान, जिसे टिकट मिलेगा उसकी जिंदाबाद हमें तो बोलनी है। अंतिम सवाल, चौधरी साहब कर देंगे। अंतिम सवाल है सुधीर जी, संजीव बालियान जी के बारे में आप क्या सोचते हैं?
संजीव बालियान जी बड़े भाई हैं हमारे जी। और अच्छे ज़मीनी नेता हैं और ज़मीन से उठ के एक गांव देहात से एक कोई हम जैसे परिवेश से ही, जैसे मैं भी एक किसान का बच्चा, मतलब किसानी ही मेरा आज भी कारोबार है, मेरा कोई अलग से व्यवसाय नहीं है जी। तो एक किसान परिवार से निकल के कोई व्यक्ति देश की संसद में पहुंचे और वहाँ केंद्र में मंत्री बने। 67 साल में पहली बार मुजफ्फरनगर जनपद का कोई निवासी केंद्र में मंत्री बने, तो मैं उनका बहुत लंबे टाइम 10 साल आपको जानकारी है वैचारिक विरोधी रहा। जमकर आपने विरोध जम के विरोध किया मैंने, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि आप उनकी मेहनत को नकार नहीं सकते। जहाँ तक की बात है तो वो अपने आप में व्यक्तिगत तौर पर उनमें मुझे लगता है कि नेता के तौर पर कोई कमी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सलाहकार मंडल ऐसा हो जाता है जी। तो वो बड़े से बड़े नेताओं को नुकसान पहुंचा देता है। और मेरी तो आपके माध्यम से, जब आपने उन पर सवाल पूछा ही है, बड़े भाई हैं और भाई जनपद में एक बड़े नेता है, 10 साल केंद्र में मंत्री रहे हैं, मैं तो एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर मेरी सलाह है कि वो जरा गलत और सही, वो कहते हैं ना गधे घोड़े सब एक जैसे नहीं होते, अपने सलाहकार मंडल पर थोड़ा ध्यान रखें, विचार करें। क्या राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनाव में जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी। पंचायत चुनाव विधानसभा से पहले होंगे या बाद में? तो इतनी बड़ी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरा मानना ये है कि कोर्ट अगर कोई फैसला कर दे तो शायद पहले ही हो जाएगा। जी जी। हमारे साथ बात कर रहे थे राष्ट्रीय लोकदल के कद्दावर और बेबाक नेता सुधीर भारतीय जी। सभी सवालों का इन्होंने बड़ी बेबाकी से और जिंदा दिली से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनी अनसुनी के अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद जी।